कानपुर की औद्योगिक तेजी और धुआं उगलती फैक्ट्रियों के बीच शहर के पुराने मोहल्लों में एक ऐसा आदमी रहता था जिसका नाम था चुन्नीलाल। एक 50 साल का कबाड़ी जिसकी जिंदगी पैसों से भरी थी, लेकिन मन अंदर से बिल्कुल सूना लगता था। लोग उसे कबाड़ी कहते थे, लेकिन उसका कारोबार किसी छोटे मोटे कबाड़ी जैसा नहीं था। उसके पास कबाड़ की 3 बड़ी दुकानें थीं, एक गोदाम था और इतना पैसा कि कई लोग हैरान हो जाते थे कि एक साधारण आदमी इतने पैसों तक पहुंच कैसे सकता है। लेकिन पैसों के ढेर के बीच भी उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जिसे कोई नोटिस नहीं करता था, और शायद उसी कमी ने उसकी जिंदगी को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिससे वापस आना उसके लिए आसान नहीं था। चुन्नीलाल सुबह से लेकर देर रात तक अपने गोदाम में बैठता था, जहां चारों तरफ टूटी कुर्सियां, जंग लगे लोहे के सरिये, गंदे बोरों में भरा प्लास्टिक, टूटे टायर, पुराने कपड़े, कागज के ढेर और न जाने कितनी बदबू घुली रहती थी। इतना गंदा माहौल था कि कोई आम इंसान वहां 5 मिनट भी नहीं रुक सकता था। लेकिन यहीं चुन्नीलाल ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। यही उसका घर था, यही उसकी दुनिया थी। जबकि असली घर, जहां उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहते थे, वो गोदाम से करीब 6-7 किलोमीटर दूर था। घर साफ सुथरा था, बच्चों की पढ़ाई, मेहमानों का आना जाना, सामान्य पारिवारिक माहौल। लेकिन इसमें एक अजीब बात यह थी कि इस घर में रहते हुए भी चुन्नीलाल का वहां मन नहीं लगता था। चुन्नीलाल की पत्नी, जिसके साथ उसका विवाह लगभग 25 साल पहले हुआ था, वो शुरू से ही एक साफ सुथरा, पटरा, व्यवस्थित माहौल पसंद करने वाली महिला थी। वो कभी चाहकर भी गोदाम नहीं जा पाती थी, क्योंकि वहां गंदगी और कचरे का ढेर लगा रहता था। शुरू में कुछ साल उसने कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसने गोदाम आना बिल्कुल बंद कर दिया। बच्चे भी पिता के पास नहीं आते थे, क्योंकि बदबू और गंदगी की वजह से घर में ही रहते थे, और इस दूरी ने चुन्नीलाल को धीरे धीरे अकेला कर दिया। अब हालत ये थी कि अगर वो चाहे भी तो पत्नी और बच्चे उसके करीब नहीं आते थे, और वो चाहे भी तो घर का वो प्यार, अपनापन, स्पर्श उसे नहीं मिलता था। एक तरफ पैसा था, दूसरी तरफ एक खालीपन था। चुन्नीलाल के अंदर की थकान और तन्हाई उसे खाती जा रही थी, लेकिन वो इसे स्वीकार भी नहीं करता था। बस ये सोचकर चुप रहता था कि कम से कम पैसा तो है, और आदमी पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन किस्मत ने उसी सोच के जरिए उसे बर्बादी के रास्ते पर धकेला। उस दिन गोदाम पर साप्ताहिक बंदी थी। पूरे इलाके में सन्नाटा था। मजदूर नहीं थे, कोई वाहन नहीं था, कबाड़ उठाने वाले नहीं थे। चुन्नीलाल अपने पुराने लकड़ी के तख्त पर बैठकर बीड़ी सुलगाता हुआ पुराने रजिस्टर देख रहा था। तभी अचानक गोदाम के दरवाजे पर 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। शुरू में उसे लगा शायद कोई ग्राहक होगा, लेकिन जैसे ही वे परछाइयां करीब आती हैं, चुन्नीलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतने सालों में उसने गोदाम पर किसी लड़की को आते हुए कभी नहीं देखा था। और यहां 2-2 लड़कियां खड़ी थीं। दोनों बहुत सलीके से तैयार, लगभग 22-23 साल की उम्र की। एक का नाम शालू, दूसरी का नाम रेशमा, जो बाद में उसे पता चलता है। दोनों के कंधे पर बैग, हाथ में लैपटॉप, फाइल, रजिस्टर, सब कुछ था, जैसे किसी कॉरपोरेट दफ्तर की कर्मचारी हों। उनके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई भी आदमी उनकी बातों में फंस सकता था। चुन्नीलाल को लगा शायद कोई गलत जगह आ गया है, इसलिए उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या काम से आई हो। दोनों ने एक साथ मुस्कुराकर नमस्ते की और बोलीं, सर 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, हम नेटवर्किंग का काम करते हैं और आपकी ज़रूरतें पूरी करने में मदद करते हैं। चुन्नीलाल को उनका आत्मविश्वास अजीब लगा, और दूसरी बात यह थी कि दोनों उससे बराबरी के लहजे में बात कर रही थीं, जैसे वो 50 साल का कबाड़ी ना होकर कोई युवा बिजनेसमैन हो। शालू और रेशमा में बिना समय गंवाए अपना लैपटॉप खोला और अलग अलग चीज़ें दिखाने लगी। पहले तो छोटे मोटे प्रोडक्ट दिखाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू उपयोग की चीज़ें, कुछ तरह की सर्विसेज। फिर अचानक बात एक अलग दिशा में मुड़ गई। दोनों ने कहा कि सर, कई बार आदमी को खुद नहीं पता होता कि उसे वास्तव में किस ज़रूरत की पूर्ति चाहिए। हम वही खोज निकालते हैं जो आदमी के दिल में छिपी है, और उसे किफ़ायती दाम में उपलब्ध कराते हैं। चुन्नीलाल उनकी रहस्यमयी बातों में खिंचता जा रहा था। फिर धीरे धीरे लैपटॉप की स्क्रीन पर वैसी तस्वीरें आने लगीं जो चुन्नीलाल ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थीं। युवा, खूबसूरत लड़कियां, अलग अलग पोज में तस्वीरें, और इतना आकर्षण कि किसी का भी मन डोल जाए। चुन्नीलाल का गला सूख गया, माथे पर पसीना आ गया। उसकी उम्र भले 50 थी, लेकिन ख्वाहिशें अभी मरी नहीं थीं, और वो इतने सालों से शायद किसी चीज़ की तलाश में था जिसका उसे खुद एहसास नहीं था। दोनों लड़कियां उसके चेहरे के बदलते भाव देख रही थीं और बोलीं, सर, इनमें से जो भी आप चाहें हम आपकी पसंद के मुताबिक आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। इस पर उंगली रखिए और शाम को चीज़ आपके पास होगी। चुन्नीलाल हिल गया। ये प्रस्ताव उसके अकेलेपन, कमजोरियों और छिपी इच्छाओं के बीच सीधी चोट कर रहा था। उसने एक फोटो पर उंगली रख दी और बोला, क्या ये आ सकती है? लड़कियां मुस्कुराईं और बोलीं, सर, पैसे की चिंता मत कीजिए, पहले सेवा फिर पैसा। हम लोग पहले विश्वास पर काम करते हैं। शाम को जब वो लड़की आई तो चुन्नीलाल की दुनिया ही बदल गई। 2 घंटे में उसे लगा कि शायद उसकी सूखी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके मन की प्यास बुझाई हो। उसने लड़की को पैसे भी ज्यादा दे दिए उत्साह में, और अगले ही दिन उसके मन में फिर वही लालसा जागने लगी। अब शालू और रेशमा ने खेल समझ लिया था। ये आदमी उनका परफेक्ट ग्राहक है और ये जितना चाहे उतना पैसा देगा।
वो बार बार फ़ोन करके हालचाल पूछती हैं और हर बार नई नई तस्वीरें भेजती और चुन्नीलाल हर फोटो पर उंगली रख देता था। 1 महीने, 2 महीने, फिर 6 महीने और धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में चुन्नीलाल कबाड़ी से कहीं ज़्यादा कुछ और बन गया था। उसकी सारी ऊर्जा, उसका पैसा, उसकी सोच सब एक ही जगह फंस गई थी, लड़की पर। लड़की इच्छा पर इच्छा, और वो दोनों शालू रेशमा उससे लाखों रुपया निकलवा लेती थीं। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो डूबता जा रहा है, बल्कि उसे लगता था कि वो जिंदगी का असली आनंद ले रहा है, और जो उसने 50 साल में नहीं देखा वो 1 साल में देख लिया। अब वो पूरी तरह उनके जाल में फंस चुका था। चुन्नीलाल के लिए अब जिंदगी 2 हिस्सों में बंटने लगी थी। एक हिस्सा वो था जहां उसका पुराना परिवार था, जिम्मेदारियां थीं, गोदाम था, मजदूर थे, और एक दूसरी दुनिया थी जहां शालू और रेशमा थीं, और उन लड़कियों की कतार थी जिनके चेहरे उससे पूछने लगते थे कि आज किसे बुलाना है। चुन्नीलाल इस चक्कर में इतना डूब चुका था कि उसे समय का एहसास ही नहीं रहता था। कभी दोपहर ढल जाती थी, कभी आधी रात गुजर जाती थी, और वो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाते हुए दूसरी दुनिया में खोया रहता था। उसे ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे एक नए देश का नागरिक बना दिया हो, जहां न परिवार की डांट थी, न समाज का डर था, न जिम्मेदारी का बोझ था। सिर्फ एक खत्म न होने वाली भूख थी जिसे हर दिन पूरा करने के लिए वो जेब से पैसा निकालता रहता था। इसी बीच शालू व रेशमा की पकड़ उस पर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। वे दोनों उसे ऐसे संभालती थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को संभालता है ताकि वो भाग न सके। वे उसकी हर बात मानती थी, हर मांग सुनती थीं, और बदले में उससे ढेर सारा पैसा ऐंठती थीं। चुन्नीलाल खुद भी समझता था कि वो लुट रहा है, मगर उसके मन की खाली जगह इतनी बड़ी थी कि उसे इस नुकसान की परवाह नहीं होती थी। उसके गोदाम में काम करने वाले कुछ पुरानी उम्र के मजदूर कई बार उसे देखते रहते थे कि साहब पहले जैसे नहीं रहे, अब मोबाइल में ही खोए रहते हैं। पहले जहां काम की बात होती थी वहां अब सिर्फ छुपकर नंबर सेव करते रहते हैं और तरह तरह की तस्वीरें देखते रहते हैं। एक दिन उसका एक पुराना कर्मचारी रामू ने हिम्मत करके कहा भी था कि साहब ये सब ठीक नहीं है, लेकिन चुन्नीलाल ने उसे इतना डांटा कि रामू अगले दिन से ही उसकी आंखों में देखने से डरता था। चुन्नीलाल का मन अब बदल रहा था, उसका सोच बदल रहा था। उसके अंदर धीरे धीरे एक ऐसी अजीब सी चाह पैदा हो रही थी कि वो इन लड़कियों को सिर्फ फोटो पर नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद महसूस करना चाहता है। और ये चाह उसकी बर्बादी को और तेज करने वाली थी, क्योंकि अब शालू रेशमा उसे समझाने लगीं कि सर, आप चाहो तो अपने लिए एक पर्सनल लड़की फिक्स कर सकते हो। वो महीने ही महीने आपके लिए रहेगी, सिर्फ आपकी और कोई नहीं, लेकिन इसके लिए महीने भर का एक बड़ा पैकेज देना होगा। चुन्नीलाल ने एक पल भी सोचा नहीं और हाँ कर दी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके जीवन में एक स्थायी सहारा आ जाएगा। लेकिन ये सहारा असल में एक नया जाल था। पैकेज के नाम पर उससे ठगा गया पैसा अब लाखों में जा पहुंचा था। इसी बीच उसका परिवार उसके इस बदलाव को समझने लगा था। उसकी पत्नी पहले ही उससे दूर थीं, लेकिन बेटे बेटियां भी अब उससे नफरत करने लगी थीं। उन्हें लगता था कि पिता अब पूरी तरह परिवार छोड़ चुके हैं और कोई बाहर की दुनिया उनके मन और दिमाग पर कब्जा कर चुकी है। चुन्नीलाल के घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अब कोई उसकी बात नहीं सुनता था, कोई उसके हाथ का खाना नहीं खाता था, और कोई उसके कमरे में भी नहीं जाता था। और ये दूरी ही चुन्नीलाल को और उस गहरी खाई में धकेलती जा रही थी जहां से वापसी नामुमकिन होती है। बाहर का नेटवर्क भी अब चुन्नीलाल को एक एटीएम की तरह देखने लगा था। लड़की भेजनी है, भेज दो। पैसे मांगने हैं, मांग लो। अगर पैसा दे रहा है तो क्यों ना निचोड़ लिया जाए। हर हफ्ते कोई नई डिमांड रखी जाती थी। कभी लड़की की सुरक्षा फीस, कभी ट्रैवल फीस, कभी गिफ्ट फीस, कभी मेंटेनेंस फीस। चुन्नीलाल पूछता भी नहीं था, वो सीधे दे देता था, क्योंकि उसे लगता कि अगर उसने इनकार कर दिया तो ये सपना जैसा जीवन टूट जाएगा और वो फिर अपनी पुरानी अकेली दुनिया में फेंक दिया जाएगा। लेकिन इंसान जितना अंधा बनता है, जिंदगी कभी उतनी देर उसे आंख मूंद कर चलने नहीं देती। एक दिन उसके बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा कि सर, पिछले 1 साल में आपको पता भी है कि आपके खाते से कितने पैसे निकले? चुन्नीलाल हंसकर बोला, होगा, निकाल लिए होंगे, क्या फर्क पड़ता है। तब मैनेजर ने लेजर सामने रखकर दिखाया जहां लाखों की ट्रांजैक्शन भरी थीं, और चुन्नीलाल की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। ये वही पल था जहां इंसान को एहसास तो होता है लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाता। वो बाहर आकर थोड़ा देर सोचता है, फिर खुद को बहला देता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, मज़ा तो मिला ना। उसने खुद को समझा लिया कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, खर्च कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन मन में एक हल्का सा डर जरूर बैठ गया था कि कहीं ये सब हाथ से निकल ना जाए। उसी दिन शाम को जब शालू रेशमा उससे मिलने आई तो उसने पहली बार उनसे पूछा कि ये सब कब तक चलेगा, क्या कोई तरीका है कि मैं किसी एक लड़की को अपने लिए रख लूं हमेशा के लिए। लेकिन दोनों लड़कियां ठठाहा मारकर हंस पड़ीं। उन्होंने कहा, सर ये सब बिजनेस है, यहां प्यार भावना भावुकता कुछ नहीं चलता। आप जितना पैसा डालोगे उतनी सर्विस मिलेगी, वरना कुछ नहीं। और यही लाइन चुन्नीलाल के सीने में तीर की तरह चुभ गई, क्योंकि वो 1 साल से खुद को यही झूठ बोलता आ रहा था कि ये लड़कियां उसकी परवाह करती हैं। लेकिन उस हंसी ने उसे बता दिया कि वो सिर्फ एक ग्राहक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बात ने उसे थोड़ी देर के लिए तोड़ दिया, लेकिन लत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो सब समझकर भी वापस नहीं हट सका। और फिर उसने वही किया जो ऐसे लोग करते हैं। वो और ज्यादा इस गंदगी में फंस गया, और ज्यादा पैसा बहाने लगा, और ज्यादा लड़कियां बदलने लगा। उसे अब खुद पर भी काबू नहीं था। सुबह उठते ही मोबाइल खोल लेता, रात सोने से पहले आखिरी चीज वही होती थी। उसने कबाड़ के अपने पुराने बिजनेस को भी छोड़ा सा दिया था। मजदूर खुद काम कर लेते थे। चुन्नीलाल या तो ऑफिस में होता था या फिर होटल में किसी लड़की के साथ। उसकी जिंदगी अब एक ऐसी ट्रेन बन चुकी थी जो बिना ब्रेक के खाई की तरफ भाग रही थी, और उसे इस बात का एहसास भी नहीं था।